18 फरवरी साल 2020 और इसी 18 फरवरी साल 2020 को पश्चिम बंगाल में एक जगह लगती है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। और इसी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हल्दिया के पास में जिक्रगली घाट आता है। और इसी जिक्रगली घाट पर सुबह सुबह लोग घूमने के लिए गए हुए थे और यहीं पर हुगली नदी के किनारे कुछ लोग देखते हैं कि जैसा कुछ जल रहा है। अब लोग अक्सर इस जगह पर आया करते थे, तो किसी दिन भी किसी ने किसी भी वस्तु को या कोई कचरे को यहाँ पर किसी को भी जलाते हुए नहीं देखा था। और आज 18 फरवरी साल 2020 को जब इस घाट पर कुछ जलते हुए लोग देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। पहले तो लोगों को लगता है कि शायद कोई कचरा यहाँ पर जला रहा होगा, लेकिन दोस्तों लोगों ने इससे पहले ना तो यहाँ पर किसी को कचरा जलाते हुए देखा था और ना कचरा फेंकते हुए देखा था, क्योंकि यहाँ पर इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर जैसे गुजरती है, अचानक से जहाँ पर वो आग जल रही थी वहाँ से बहुत ही अजीब तरीके की बदबू आने लगती है। इस तरीके की जब बदबू आती है तो लोग दौड़कर भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं। और लोग जब दौड़ भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं, किसी तरीके से समुद्र के पानी से ही उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उस आग पर काबू पाया जाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर थे सबकी रूह कांप जाती है। दरअसल जिसको लोग वो कचरा समझ रहे थे कि कचरा किसी ने जलाया होगा, दरअसल वो दो इंसानी डेड बॉडीज़ थी। लेकिन लोग कुछ समझ पाते इतनी ही देर में वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच में लोगों को दिखाई पड़ता है कि दो लोग इन्हीं झाड़ियों के पीछे से बहुत तेज़ी के साथ में भागते हैं। अब जितने भी लोग वहाँ पर गए थे वो उन दोनों लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उन दोनों लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो उन लोगों से या उनकी गिरफ्त से आने से बच जाते हैं। लिहाजा वहाँ के जो लोग थे तुरंत जो दुर्गाचक पुलिस थाना है वहाँ पर कॉल कर देते हैं और थोड़ी ही देर के बाद में दुर्गाचक पुलिस थाने की पुलिस मौके वारदात वाली जगह पर पहुँचती है। और दोस्तों पुलिस जब वहाँ पर पहुँची थी तो सबसे ज़्यादा पुलिस के लिए मुश्किल जो था वो ये था कि इन लोगों की पहचान करना, यानी जिनका कत्ल किया गया था और उनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ पर जलाने की कोशिश की थी। एक डेड बॉडी तो ऐसी थी जो ऑलमोस्ट जल चुकी थी। उसे देखकर यानी आंखों से पहचान पाना मुश्किल था कि ये डेड बॉडी किसी महिला की है या फिर किसी पुरुष की। लेकिन जो दूसरी डेड बॉडी थी उसका भी चेहरा पूरी तरीके से झुलस चुका था, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स जले थे। लेकिन देखने से ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि ये डेड बॉडी किसी लड़की की डेड बॉडी है, जिसकी उम्र भी शायद ज़्यादा नहीं रही होगी। उसके बाद में पुलिस चूंकि इस केस को सुलझाना चाहती थी, ये पता करना चाहती थी कि ये लोग कौन हैं, उसके बाद में तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों फॉरेंसिक टीम के लिए भी ये केस बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आंखों से पहचान पाना, ये जान पाना कि आखिरकार ये दोनों डेड बॉडीज़ किसी लेडीज़ की हैं या फिर किसी पुरुष की, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हालांकि एक डेड बॉडीज़ का ये पता चल रहा था कि ये डेड बॉडीज़ किसी लेडीज़ की है, यानी किसी लड़की की है, लेकिन दूसरी डेड बॉडी के बारे में पता नहीं था ये किसी लड़के की है या फिर लड़की की। हालांकि जो फॉरेंसिक टीम थी जब पूरे घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करती है तो वहाँ पर कुछ हेयर मिलते हैं जो शायद उसी लड़की के हेयर थे जिसकी डेड बॉडी की शिनाख्त हो रही थी। और ये हेयर्स को देखकर ये पता चल रहा था कि इस लड़की की ज़्यादा उम्र नहीं है, क्योंकि उसने अपने हेयर्स को ब्राउन और ग्रीन रंग से कलर करा रखा था। साथ के साथ फॉरेंसिक टीम को वहाँ से एक रिंग भी मिलती है जिस रिंग के ऊपर SJP लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों पुलिस के लिए ये केस अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि मात्र हेयर से या फिर डेड बॉडी की बनावट से ये तो पता चल रहा था कि एक डेड बॉडी लड़की की है, लेकिन दूसरी डेड बॉडी किसकी है ये अभी भी पता नहीं था। लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि SJP का मतलब क्या है, यहाँ पर इन दोनों डेड बॉडीज़ को मार कर डाला किसने, क्यों डाला, और ये दूसरी वाली जो डेड बॉडी है इस लड़की के साथ में ये किसकी है, और इनके चेहरों की शिनाख्त कर पाना ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब दोस्तों पुलिस किसी भी हाल में इस केस को सुलझाना चाहती थी, क्योंकि सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जहाँ पर ये दोनों डेड बॉडीज़ मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा क्राउड वाली जगह थी। ऐसे में यहाँ पर तो कत्ल किया नहीं गया था। एक चीज़ क्लियर थी कि पहले इनका कत्ल किया गया, बाद को शायद इन लाशों को यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए लाया गया था। दूसरी चीज़, पुलिस ने जब बहुत ही बारीकी के साथ में उस पूरे घटना स्थल को चेक किया था तो जहाँ पर दोनों डेड बॉडीज़ मिली थी उन दोनों ही डेड बॉडीज़ से थोड़ा दूरी पर एक गड्ढा खोदा हुआ था। शायद जो लोग क्रिमिनल थे उन्होंने ये गड्ढा इसलिए खोदा था कि इनकी लाशों को, इनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ पर ठिकाने लगाया जा सके, लेकिन शायद वो अपने काम को अंजाम ना दे सके। लेकिन पुलिस को वहाँ पर एक खाली बोतल भी मिलती है। उस बोतल को सूंघने से ये साफ पता चल रहा था कि इस बोतल के अंदर पेट्रोल है और इसी पेट्रोल को छिड़क कर इन दोनों लड़कियों के ऊपर आग लगाई गई है, यानी दोनों डेड बॉडीज़ के ऊपर। अब
एक तो लड़की थी, लेकिन एक दूसरी वाली लड़की थी या फिर नहीं थी, ये चीज़ें अभी आगे जो है वो क्लियर होने वाली थी। लिहाजा पुलिस किसी भी हाल में इस केस को डिले नहीं करना चाहती थी। ये पूरा मामला 18 फरवरी साल 2020 का ही था। पुलिस पूरे एरिया के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भिजवा देती है कि इस जगह पर 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक डेड बॉडीज़ तो क्लियर है कि एक लड़की की है, दूसरी डेड बॉडी का पता नहीं है। तो यहाँ से आस पड़ोस से अगर कोई लड़की गुम हो तो उसके बारे में अगर पुलिस में कोई सूचना लिखवाई गई हो तो पुलिस इसके बारे में भी जानकारी जुटाती है। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले इन दोनों डेड बॉडीज़ को एक तरीके से अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद में इन दोनों ही डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। क्योंकि दोस्तों पुलिस को इस पूरे केस के अंदर कोई प्रूफ, कोई सबूत तो मिला नहीं था। पुलिस के पास में अगर कोई ऐसी चाल थी जिससे पुलिस को ये पता चल सके कि आखिरकार ये दोनों मरने वाले कौन हैं, तो वो थी ऑटोप्सी की रिपोर्ट। इसलिए पुलिस इन दोनों ही डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडीज़ को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ इस केस में मुकदमा भी दर्ज किया जाता है ताकि पुलिस इस पूरे केस में सही तरीके से बिना रुके अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। दोनों ही डेड बॉडीज जब पोस्टमार्टम के लिए गई थी तो थोड़ी ही देर इंतजार करने के बाद में आखिरकार उन पोस्टमार्टम की जो कुछ डिटेल्स थी ये पुलिस के सामने आ जाती है। पोस्टमार्टम की जो डिटेल आई थी उसमें निकल के साफ आया था कि दोनों मरने वाले जो शव पुलिस को मिले हैं इसमें एक तो लड़की की शिनाख्त हो रही थी, लेकिन दूसरी भी महिला ही है। एक लड़की की उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास है और दूसरी डेड बॉडीज़ की उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। दोनों ही महिलाएं हैं। लेकिन एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन की गई थी कि मारने से पहले इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ नशीला पदार्थ दिया गया था। यानी जिस समय इनको जलाने की कोशिश की गई उस समय इनकी मौत नहीं हुई थी, शायद इनको जिंदा ही जलाया गया था। अब इस तरीके के जो केसेस होते हैं, पुलिस आमतौर पर ऐसे केसेस के बारे में बताती है कि ऐसे केसेस में या तो इंसान बहुत ज़्यादा क्रूर तरीके से कत्ल करता है कि उसको बहुत बड़ी रंजिश या फिर बहुत बड़ी दुश्मनी होती है, या फिर कोई अपना पुराना जो उनका विवाद होता है उससे गुस्से में आकर आहत आकर इस तरीके के क्राइम को अंजाम दिया जाता है। लेकिन पुलिस के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि आखिरकार इन दोनों महिलाओं के साथ में किसी की इतनी बड़ी रंजिश कैसे हो सकती है, वो भी जब इन दोनों ही महिलाओं की जो एज गैप है वो इतना ज़्यादा हो। यानी एक महिला की उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास और दूसरी महिला की उम्र जो थी वो तकरीबन 40 साल के आसपास थी। उसके बाद में पुलिस जो थी वो आस पड़ोस के जितने भी पुलिस स्टेशन थे उन सारे ही पुलिस स्टेशन में सूचना भिजवाती है कि इस तरीके की 2 महिलाएं, एक महिला की उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास, दूसरी की 22 साल के आसपास, किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर इन दोनों महिलाओं की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है या फिर नहीं लिखाई गई है। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, पुलिस को यहाँ से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगती है। अब पुलिस बड़ा हैरान होती है। पहले तो पुलिस को ये मामला दुश्मनी और रंजिश का लग रहा था, लेकिन अब पुलिस को ये लगने लगा था कि शायद आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि इन दोनों महिलाओं के बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं है। फिर पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है कि इन दोनों महिलाओं का कत्ल करने के पीछे इनकी ही फैमिली का हाथ हो और उन्होंने इस वजह से इन दोनों महिलाओं की गुमशुदगी या फिर किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट्स पुलिस में लिखवाने तक का नहीं सोचा। एंड उसके बाद में अब पुलिस को यहाँ से भी जब कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस को तो इन दोनों महिलाओं तक पहुँचना था कि ये महिलाएं कौन थीं, कहाँ की रहने वाली थीं, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर एक बार उनकी फैमिली तक पहुँचा जा सके तो फिर कत्ल का मोटिव मिल सकता है, और कत्ल का अगर मोटिव मिल जाएगा तो इस केस को बहुत ही आसानी के साथ में सुलझा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब कहीं से भी पुलिस को कोई भी ऐसा प्रूफ, कोई ऐसा एविडेंस हाथ नहीं लगता है तो उसके बाद में पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है। सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस पोस्ट करती है जिसमें इस लड़की के बाल, जो इस लड़की की ईयररिंग्स मिली थी, साथ के साथ इनकी डेड बॉडी के जो फोटोग्राफ्स थे, उसके बाद जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन आई थी, साथ के साथ इन दोनों की हाइट, इन दोनों का वेट, ये सारी चीज़ें मेंशन करती है। और साथ में ये भी लिखती है कि अगर किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना हो, यानी ऐसी 2 महिलाएं जो मिसिंग हो और लोग उनको जानते हो और पिछले कुछ दिनों से वो उन्हें मिलती ना हो, तो ऐसी हालत में पुलिस के पास पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई जाए। और पुलिस ने सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट किए थे, आखिरकार 20 फरवरी साल 2020 को पुलिस को इस पूरे मामले में, यानी सोशल मीडिया की पोस्ट के मामले में पहली लीड मिलती है। पुलिस को 20 फरवरी साल 2020 को एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरी 2 जानने वाली लड़कियां हैं,
जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं है, क्योंकि पहले वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी और अक्सर मेरी उनसे बात हो जाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं है और वो गुम है, मिसिंग है। मुझे इसकी पूरी जानकारी है। पुलिस वालों को वो उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स भी देता है। पुलिस वाले उनके सोशल मीडिया हैंडल से उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स निकलवाती है। लेकिन पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जो दोनों ही महिलाओं की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, ये दोनों ही महिलाएं रिश्ते में एक दूसरे की माँ बेटी थी। यानी जो 22 साल की लड़की थी वो बेटी थी, जो 40 साल की महिला थी वो माँ थी। माँ का नाम रमा डे था, बेटी का नाम रिया डे। ये दोनों ही वेस्ट बंगाल के न्यू बैरकपुर की रहने वाली थी। लिहाजा पुलिस उनके फोटोग्राफ्स को लेती है। लेने के बाद में न्यू बैरकपुर इलाके में पहुंच जाती है एंड वहां पर जाने के बाद में इन दोनों माँ बेटी के बारे में लोगों से पूछताछ करती है। और वहां पर जब पुलिस इन दोनों माँ बेटी के बारे में पूछताछ करती है तो वहाँ के जो लोग हैं ये बताते हैं कि ये दोनों माँ बेटी यहीं पर रहा करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये किराए के मकान में रहती हैं और इनका घर यहीं पास ही में नज़दीक में कहीं है। पिछले कुछ दिनों से ये दोनों माँ बेटी देखी भी नहीं गई हैं। लेकिन इनकी फैमिली से कोई भी इनको मिलने के लिए नहीं आता था, ना इनसे कोई मिलने के लिए आता था और वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता था कि इन दोनों महिलाओं का घर आखिरकार है कहाँ पर। लिहाजा उस घर पर पुलिस जब पहुंची थी तो वहां पर ऑलरेडी ताला पड़ा हुआ था और इन दोनों माँ बेटियों के अलावा उस घर पर तीसरा कोई रहता भी नहीं था। भले ही पुलिस को इस पूरे मामले में कोई छानबीन करने में अभी कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस के पास में अहम कुछ लीड मिलना शुरू हो गई थी। और पुलिस को जितनी भी लीड मिली थी उस लीड से ये कंफर्म हो रहा था कि ये दोनों डेड बॉडी जो पुलिस को मिली हैं ये किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं दो माँ बेटी रमा डे और रिया डे की हैं। अब पुलिस को जितनी भी लीड मिली थी उस लीड के आधार पर इस केस को सुलझाया नहीं जा सकता था। इसलिए पुलिस जो आस पड़ोस के लोग थे उन आस पड़ोस के लोगों से इन दोनों माँ बेटियों का नंबर भी लेती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर नंबर इन दोनों माँ बेटियों का मिल जाता है तो उस नंबर के आधार पर हम लोग इनकी लास्ट लोकेशन और इनकी कॉल डिटेल्स निकलवा सकते हैं। कॉल डिटेल्स के अलावा हम लोग इन दोनों की फैमिली वालों से भी बात कर सकते हैं। हालांकि पुलिस को ये अभी कन्फर्म नहीं था कि दो डेड बॉडी जो मिली है वो इन्हीं दोनों की है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस सोच रही थी कि हो ना हो ये दोनों डेड बॉडी इन्हीं दोनों महिलाओं की हो सकती है। लिहाजा पुलिस मोबाइल नंबर सारी चीज़ें तो लेती है बल्कि कुछ और पर्सनल डिटेल जो थी वो मोहल्ले पड़ोस के लोगों से जानने की कोशिश करती है। मोहल्ले पड़ोस के लोग बताते हैं कि जो रमा डे थी ये अपनी बेटी रिया डे और अपने पति के साथ में मुंबई में रहा करती थी। उसके बाद में साल 2017-18 के समय में ये रमा डे जो थी वो अपनी बेटी रिया डे को लेकर यहाँ पर आ जाती है हल्दिया में। हल्दिया में ये लोग रहने लगते हैं। लेकिन हल्दिया में जब ये लोग रह रहे थे तो उसी समय इसकी जो बेटी थी वो अपने 10th क्लास में फेल भी हो जाती है। उसके बाद में ये लोग न्यू बैरकपुर का रुख करते हैं। न्यू बैरकपुर में ये लोग रहने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर इसकी स्कूलिंग थी वहाँ से उसके घर आ पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए ये जो लड़की थी वो न्यू बैरकपुर में ही अपना एक अपार्टमेंट ले लेती है और वहीं पर रहने लग जाती है। अब जो माँ थी उसने हल्दिया में रहना शुरू कर दिया था, जो बेटी थी वो न्यू बैरकपुर में रह रही थी, उसने वहाँ पर अपना कमरा ले लिया था। तो कभी माँ अपनी बेटी के रूम पर चली जाया करती थी तो कभी जो बेटी थी वो अपनी माँ के रूम पे आ जाया करती थी। इसी तरीके से जो इनकी ज़िंदगी थी वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ में अच्छा इस टाइम जो थी वो स्पेंड करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी इनकी फैमिली में किसी भी मेंबर से इनका कोई भी लेना देना नहीं था, ना कोई इनके यहाँ आता था ना कोई जाता था। और इसी तरीके से इनकी जो ज़िंदगी थी यानी माँ बेटी एक दूसरे को खुश करने के लिए अक्सर एक दूसरे के घर पर जाकर रातें रुक जाया करती थी, जिससे न माँ को अकेलापन महसूस हो न बेटी को अकेलापन महसूस हो। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस अपने जो कदम थे ये बड़े ही फूंक फूंक कर रख रही थी। लेकिन इसी बीच में 22 फरवरी साल 2020 आ जाती है और इसी 22 फरवरी साल 2020 को पुलिस को जो इनपुट मिला था उसी के आधार पर समय जब आगे बढ़ता है तो पुलिस को आखिरकार इन दोनों की जो कॉल डिटेल्स थी उसकी कॉपी भी मिल जाती है। अब सबसे पहले पुलिस जो थी वो रमा की कॉल डिटेल चेक करती है और दोस्तों जब रमा की कॉल डिटेल चेक करती है तो जो रमा थी उसकी कॉल डिटेल में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद में पुलिस शॉक्ड रह जाती है। दरअसल जो रमा डे थी ये एक लड़के के साथ में लगातार बातें कर रही थी। कुछ दिन बाद स्टॉप होती थी लेकिन फिर से बात चालू हो जाया करती थी। उसके बाद में रिया डे की कॉल डिटेल निकाली जाती है, लेकिन रिया डे की जो कॉल डिटेल निकाली जाती है उसे देखने के बाद में पुलिस पूरी तरीके से चौंक जाती है।
दरअसल जिस लड़के के साथ में रमा डे बात कर रही थी उसी लड़के से बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिया भी बात किया करती थी, और जिस लड़के से ये दोनों माँ बेटी बात किया करती थी उस लड़के का नाम था सद्दाम हुसैन। जो सद्दाम था उसकी उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास थी, लिहाजा पुलिस को जो डाउट था वो सद्दाम के ऊपर होना लगा था। क्योंकि पुलिस सद्दाम के ऊपर डाउट तो करने लगी थी, क्योंकि सद्दाम लगातार माँ और बेटी दोनों से बातें किया करता था। इसलिए पुलिस वाले अब सद्दाम की जो 17 फरवरी साल 2020 थी उस दिन की लोकेशन निकालती है। और दोस्तों जो लोकेशन निकाली जाती है उसे देखने के बाद में पुलिस को बड़ा हैरत होती है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी अभी तक उसके जो कदम थे वो सही दिशा में जा रहे थे। दरअसल जो सद्दाम हुसैन था, जो रिया डे थी, जो रमा डे थी, इन तीनों की जो लास्ट लोकेशन थी यानी 17 फरवरी साल 2020 वाले दिन की, वो एक ही जगह की थी। और ये देखने के बाद में पुलिस पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में पुलिस का जो डाउट था ये सद्दाम के ऊपर पुख्ता हो चुका था। पुलिस समझ चुकी थी कि अगर इस पूरे केस की गुत्थी को कोई सुलझा सकता है तो वो सद्दाम ही सुलझा सकता है। लिहाजा पुलिस सद्दाम का एड्रेस निकालने के बाद में सद्दाम के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर सद्दाम मौजूद ही नहीं होता है। सद्दाम के बारे में पता लगाया जाता है तो पता ये चलता है कि सद्दाम एक हॉस्पिटल में एडमिट है। लिहाजा पुलिस उस हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद में पुलिस जब सद्दाम को देखती है तो देखने से ऐसा लगता है कि सद्दाम को कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि सद्दाम को वहाँ मामूली सी खरोंची आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस समझ चुकी थी कि शायद सद्दाम को ये पता चल चुका है कि उसे पुलिस बहुत ही बुरी तरीके से ढूंढ रही है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में छुपने के लिए एडमिट हो गया है। उसके बाद में जो पुलिस थी सद्दाम को उस हॉस्पिटल से उठाती है और सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचती है। एंड वहां पर ले जाने के बाद में सद्दाम से पूछताछ करती है। जिस तरीके से क्रिमिनल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, उसी तरीके की कोशिश सद्दाम भी करता है। लेकिन सद्दाम पुलिस के सामने विफल रहता है, क्योंकि पुलिस के पास में सारे ही पुख्ता सबूत थे। पुलिस सद्दाम को उसकी वो लोकेशन दिखाती है कि 17 फरवरी साल 2020 को सद्दाम और रमा डे और रिया डे तीनों एक ही जगह पर मौजूद थे। इसलिए सद्दाम के पास में अब कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा सद्दाम अपना जुर्म कबूल करता है और उसके बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल सद्दाम पुलिस को बताता है कि जब रिया की एजुकेशन न्यू बैरकपुर में चल रही थी तो उस समय रिया की माँ जो थी रमा डे वो घर पर अकेली रहा करती थी। और रमा डे जब घर पर अकेली रहा करती थी उसने अपने टाइम को काटने के लिए फेसबुक पर एक अकाउंट बना रखा था, और इसी फेसबुक के अकाउंट से सद्दाम की मुलाकात रमा डे के साथ में होती है। पहले तो इन दोनों के बीच में हाय हेलो होती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है इन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। इसी बीच में सद्दाम को ये पता चलता है कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ से रमा का जो घर है उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए सद्दाम अक्सर रमा डे के घर भी पहुँच जाया करता था। अब चूंकि रमा डे घर पे अकेली रहा करती थी इसलिए सद्दाम को वहाँ आने जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसमें ये तक कहा गया है कि सद्दाम और रमा डे के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप थे, और इसी बीच में जो रमा की बेटी थी रिया वो भी रमा से मिलने के लिए हल्दिया अक्सर आया जाया करती थी। एक दिन जब रिया अपनी माँ रमा के घर पे पहुंचती है तो उस समय सद्दाम उसकी माँ रमा के कमरे में बैठा हुआ होता है। रिया समझती है कि शायद सद्दाम उसका दोस्त है, इसी वजह से रिया की भी थोड़ी बहुत हाय हेलो सद्दाम के साथ में होती है। उसके बाद रिया जो थी वापस न्यू बैरकपुर चली जाती है, एंड वहाँ पर जाने के बाद में वो अपना फेसबुक अकाउंट चेक करती है और उसी को सजेस्टेड फ्रेंड में सद्दाम मिल जाता है। उसके बाद में वो सद्दाम को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और वहाँ से इन दोनों की भी थोड़ी बहुत बातचीत होना शुरू हो जाती है। रिया और सद्दाम की जब फेसबुक पर थोड़ी बहुत बातचीत होना शुरू हुई तो देखते ही देखते इनकी बातचीत भी नज़दीकियों में बढ़ जाती है। धीरे धीरे इन दोनों में भी नंबर एक्सचेंज होता है और उसके बाद में नज़दीकियाँ जो थी वो मोहब्बत में बदल जाती हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और इस बारे में रिया की माँ रमा को पता चल जाता है, लेकिन रमा को अपनी बेटी के इस रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ये तीनों एक दूसरे के साथ में घूमने भी जाया करते थे, तीनों ग्रुप में जाया करते थे, एक दूसरे के साथ में एंजॉय किया करते थे और ये सारी ही चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। रमा को अपनी बेटी रिया के रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद में जो सद्दाम था ये रिया के साथ में जो वासुदेवपुर है वहीं पर एक किराए का कमरा ले लेता है और वहाँ पर ये दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। समय यूं ही गुजरता रहता है, लेकिन इस बीच में सद्दाम से पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो पुलिस रिया और रमा के रूम पर भी होके आई थी एंड वहाँ से पुलिस को कुछ चीज़ें भी मिली थी। इसमें एक वो डायरी मिली थी जिसमें रिया सब कुछ लिखा करती थी
और पुलिस को कुछ फटे हुए कुछ ऐसे कागज़ के टुकड़े मिले थे जिसे जोड़ने के बाद में ये पता चला कि ये मैरिज सर्टिफिकेट था, जो कि किसी और का नहीं था बल्कि रिया और सद्दाम का था। रिया और सद्दाम ने साल 2018 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। पुलिस रिया की उस डायरी को भी पढ़ती है और उस डायरी के बारे में जब पुलिस पढ़ती है तो सद्दाम, रिया और उसकी माँ रमा, इन तीनों के बारे में रिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया था। रिया को लगता था कि सद्दाम की उसकी माँ के साथ में भी रिश्ते हैं। इधर सद्दाम से जब पुलिस पूछताछ करती है तो सद्दाम बताता है कि वो रिया के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था, लेकिन इसी बीच में जो रिया थी वो उसे लगातार फोर्स करती रहती है। रिया उससे कहती थी कि तुम उससे शादी कर लो, लेकिन सद्दाम रिया से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन रिया जब लगातार फोर्स करती है तो आखिरकार सद्दाम रिया से साल 2018 में शादी कर लेता है और उसके बाद में उसी के साथ में रहने लग जाता है। लेकिन इसी बीच में रिया को कुछ और भी पता चलता है। रिया को पता चलता है कि सद्दाम ऑलरेडी शादीशुदा है। इसलिए रिया अब सद्दाम से कहती है कि तुम्हें अपनी पहले वाली पत्नी को डिवोर्स देना होगा और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट होना होगा। और सद्दाम जो था वो इन सब के लिए राज़ी नहीं था। और सद्दाम जो था पुलिस को ये भी बताता है कि जो रिया की माँ रमा डे थी उसने रिया और सद्दाम के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी खींच लिए थे, जिसकी वजह से वो लगातार सद्दाम को ब्लैकमेल किया करती थी। कभी सद्दाम से कहा करती थी कि अपनी पहले वाली पत्नी को छोड़ दो, रिया के साथ रहने लगो। कभी रिया उससे पैसों की डिमांड करती थी, कभी ये कहती थी कि तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इन सब चीज़ों से सद्दाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसके बाद में सद्दाम एक बहुत ही भयानक प्लानिंग करता है। सद्दाम उसके बाद में रिया और रमा इन दोनों को अपने वासुदेवपुर वाले फ्लैट पर बुलाता है एंड वहाँ पर इन दोनों को बुलाने से पहले सद्दाम ने अपने पास में कुछ नशीली टैबलेट्स रखी हुई थी और उन नशीली टैबलेट्स को सद्दाम ड्रिंक्स में मिलाना चाहता था, क्योंकि जब ये तीनों मिला करते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में ये तीनों एक दूसरे के साथ में बैठकर ड्रिंक्स किया करते थे। लेकिन इस दिन जब सद्दाम इन दोनों को ड्रिंक्स ऑफर करता है तो जो रिया होती है वो ड्रिंक्स करने से इनकार कर देती है। रात को 8 से 8:30 बजे के आसपास रिया मार्केट जाती है एंड वहाँ से कुछ खाना वगैरह लेके आती है। तो जब वो खाना लेके आती है तो सद्दाम उस खाने के अंदर उन नशीली पदार्थ को मिला देता है। उसके बाद में सद्दाम तो डिनर नहीं करता बल्कि रिया और रमा दोनों डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद में ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। सद्दाम को पता था कि वो इस काम को अकेले नहीं कर सकता, इसलिए सद्दाम अपने साथ में अपने एक दोस्त मंजूर को बुलाता है। मंजूर आलम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी। सद्दाम और मंजूर की ये प्लानिंग थी कि इन दोनों को मारकर दफना दिया जाएगा, लेकिन सद्दाम सोचता था कि मंजूर के घर के आसपास ही इन दोनों की डेड बॉडी को दफना दिया जाएगा। लेकिन मंजूर ये सद्दाम से कहता है कि दरअसल मेरे घर के पास में सीसीटीवी फुटेज निकल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोस के घरों में सीसीटीवी कैमरास हैं। इसलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं और मंजूर आलम की ही गाड़ी में डालकर इन दोनों ही डेड बॉडीज़ को हुगली नदी के पास लेकर पहुँचते हैं। अब चूंकि इनकी प्लानिंग ये थी कि वहाँ पर जाके गड्ढा खोद कर ये उसमें दफना देंगे, लेकिन दोस्तों जब तक ये गड्ढा खोदते हैं जब तक सुबह हो जाती है। गड्ढा भी इतना गहरा नहीं खोदा गया था कि दोनों ही डेड बॉडीज़ को उसमें दफनाया जा सके, इसलिए जल्दबाजी में जो पेट्रोल इनके पास था उसी पेट्रोल को ये इन दोनों ही डेड बॉडीज़ पर छिड़क कर आग लगा देते हैं। चूँकि रमा की डेड बॉडीज़ पर आग ज़्यादा लग गई थी, पेट्रोल ज़्यादा पड़ा था, और रिया की डेड बॉडीज़ पर पेट्रोल कम पड़ा था, इसलिए रिया की डेड बॉडीज़ कुछ कम जली। हालांकि लोग वहां पहुंच गए और लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो इनका पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों वहां से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि रिया और रमा जिनकी इस पूरे केस के अंदर जान गई थी, साथ के साथ इसके बाद में पुलिस ने 2 और लोगों को अरेस्ट किया था। इसमें एक नाम था सुखदेव सिंह का और दूसरा नाम था अमीनुर हुसैन का। हालांकि पुलिस ने इन चारों को अरेस्ट कर जेल भेजा था, लेकिन ये कहानी ऐसी थी कि जो लोगों ने सुना था, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इस पूरी कहानी, इस पूरे इंसिडेंट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ भागीदारी रिया और रमा की भी है, क्योंकि सद्दाम ने पुलिस को बताया था कि वो ब्लैकमेलिंग से इतना ज़्यादा ऊब चुका था कि सद्दाम को ये भी पता चला था कि रिया के किसी और से भी रिलेशन है, और रिया जो थी वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वो उससे छुटकारा पाने से पहले बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहती थी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि इसमें सद्दाम जैसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।